चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि क्लेमेंट एटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को छोड़कर चले जाएंगे ना। तो इन्होंने घोषणा की कब की? जून 1948। इन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर चले जाएंगे। भारत को स्वतंत्र कर चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध से कि वो भारत में और चल ही नहीं सकते थे। तो इससे पहले ही हम अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। अगस्त 1947, 15 अगस्त बताने की ज़रूरत नहीं है ना। उन्होंने जो घोषणा की थी कि जून 1948 तक वो भारत को स्वतंत्र करके चले जाएंगे, लेकिन भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त, और पहले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अच्छा, अब जब 1945 में जब उसने घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो ये भी तय हुआ कि भाई सत्ता किसे सौंप के जाएंगे। तो उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस, तो सत्ता सौंप के जाएंगे किसे? कांग्रेस को। ये तय था कि कांग्रेस को हम भारत की सत्ता संभाल के भारत को स्वतंत्र कर चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस आई तो कांग्रेस, भाई ये तो स्पष्ट था ना कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पर मोनार्च नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी। क्या होगा? डेमोक्रेसी। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा। लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही बात है ना। तो क्या होगा? लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा। और लोकतंत्र का अर्थ आप जानते हो, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र है ना, मतलब डेमोक्रेसी। क्या मतलब होता है इसका? जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पर सरकार शासन चलाती। कौन रूल करता है? गवर्नमेंट। कौन रूल करता है? गवर्नमेंट। और ये जो सरकार होती है इसकी तीन प्रवृत्ति होती है, तीन नेचर होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। ऑफ द पीपल तो कॉमन शब्द है ना, पीपल कॉमन शब्द है। पीपल मतलब जनता, लोग। पीपल मतलब जनता, लोग। तो सरकार, ये जो सरकार शासन चलाएगी वो कैसी होगी? वो जनता की होगी, जनता द्वारा चुनी जाएगी। और जो जनता, देखो जनता की होगी मतलब आप ही लोगों के बीच से कुछ लोग खड़े होते हैं चुनाव में ना, तो जनता की सरकार होगी। आप ही लोगों के बीच से तो खड़े होते हैं क्या? सांसद और विधायक जो बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं राज्य में, वो सब आप ही लोगों के बीच से होते हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं और बाकी जनता वोट करती है, और जो जीत जाता है वो सरकार का हिस्सा बन जाता है। तो ये समझ गए आप, जनता की सरकार, हमारे बीच से ही लोग सरकार में बैठते हैं। जनता द्वारा चुनी जाएगी और लोग वोटिंग करते हैं, और वो जो जीतते हैं जाकर सरकार में। और जब सरकार बन जाती है तो वो किसके लिए कार्य करेगा? जनता के लिए, जो सरासर झूठ है ना, फॉर द पीपल। ये होता लोकतंत्र का मतलब, ये तो स्पष्ट था। लेकिन लोकतंत्र स्थापित कैसे हो भैया? उसके लिए चाहिए संविधान, और संविधान तो है नहीं भारत का, नहीं, स्वतंत्र भारत का संविधान है नहीं। अभी तक जो आप देख रहे थे वो तो अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने विभिन्न अधिनियम बनाए थे जिन्हें अंग्रेज अपना संविधान कहते थे भारत के लिए। लेकिन स्वतंत्र भारत का क्या अपना संविधान है? नहीं है। और कांग्रेस ने निवेदन किया, अंग्रेजों से निवेदन किया कि देखिए बड़ी लंबी अवधि तक हम गुलाम रहे हैं और हमें ये अनुभव नहीं है कि भारत का संविधान का निर्माण हम कर सके, तो हमारी सहायता करें। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने ये निवेदन स्वीकार कर लिया, और नवंबर 1946, नवंबर 1946, इससे पहले की बात हो रही है, अंग्रेज भेजते हैं यहाँ 3 सदस्यों का एक दल भेजते हैं, 3 मेंबर कमीशन भेजते हैं, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन,
तो अंग्रेज भेजते हैं भारत किसको, कैबिनेट, मार्च को उसमें निकलता है, नवंबर में पहुंचता है ना, जहाज से ही होता था। कैबिनेट मिशन पहुंचता है भारत। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, हाँ, जो क्रिप्स मिशन पहले 1942 में जो आया था वो वही था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय दल आता है जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। और इनमें से ये जो पैथिक लॉरेंस है इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, ये था चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन वॉज पैथिक लॉरेंस। इन तीनों के कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाइए और भारतीयों का संविधान बनाने में आप सहायता करें, ये जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने ये जिम्मेदारी कैसे निभाई, इन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, एक संविधान सभा का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा का निर्माण किया, है ना। भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने किसका निर्माण किया, कैबिनेट मिशन मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें 389 मेंबर्स थे, 389, कितने मेंबर्स थे, 389। और ये सारे जो 389 सदस्य थे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कैसे चुने गए थे, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। देखो इलेक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिनको चुनने के लिए सभी जनता मतदान करती है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव होता है जब केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो सब लोग जाते हैं वोट करने। तो वो जो सांसद चुने जाते हैं कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष, जहां जनता सीधे मतदान करती है जिनको चुनने के लिए, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कहे जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कहे जाते हैं। विधानसभा में भी ऐसे ही होता है। साए वाला जब चुनाव हुआ था तो आप लोग गए होंगे, वोट किए होंगे, आप लोगों में से कई लोग गए ही नहीं होंगे, अभी तक वोट ही नहीं दिए होंगे, कौन जाही ना। मेरे हिसाब से ठीक करते हो, सभी चोरा खड़े होते हैं। मतलब विडंबना ये है कि हमें चुनना है चोर ही, अल्टीमेटली वो कम चोर है ये बड़ा चोर है, लेकिन चुनेंगे हम चोर ही, है ना, चोर ही चुनेंगे। नहीं, लोग अब उनका हित सध रहा है तो बड़े चोर को चुनेंगे, इससे हमारा फायदा है, ये बड़ा चोरी करता है हमारा भी फायदा करवाएगा, तो बड़े चोर को वोट कर देते हैं। 389 सदस्य, ये 389 सदस्य कहाँ से आए थे, तो ये 389 सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांतों से, आए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और कहाँ से आए थे, देसी रियासत से। और कहाँ से आए थे, देसी रियासत। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, देखो वो इसलिए बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजों का जो स्वतंत्रता से पहले जो भारत था, समझ जाओ ये भारत है, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी भारत, ब्रिटिश इंडिया। तो अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था, मतलब सीधा पूरा का पूरा कब्जा था उनका, उन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने बना दिया क्या, प्रांत। उन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने क्या बना दिया था, अपना प्रांत। तो ये ब्रिटिश प्रांत कहलाएंगे भारत में, अंग्रेजों के अधीन था ये प्रांत, ठीक। ऐसे 11 प्रांत थे। ऐसे कितने प्रांत थे, 11। ऐसे 11 प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे भारत में स्वतंत्रता से पहले ना, ऐसे। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत भी थे, चार थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नरी प्रांत, 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत ना। यहाँ से भी कभी लटके झटके क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बिहार था, बिहार प्रांत था, बंगाल प्रांत था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, बलूचिस्तान प्रांत था, सिंध प्रांत था, उड़ीसा प्रांत था ना, नीचे मद्रास प्रांत था। ऐसे बहुत सारे 11 प्रांत थे, वो आगे पढ़ोगे आप ना, जब मैं आगे टॉपिक बाय टॉपिक चलूँगा तो आप पढ़ोगे वहाँ 11 प्रांत कौन कौन से थे, कभी भी प्रश्न दाग सकता है।
4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, इससे आने की संभावना ज़्यादा है जो कि एक संख्या में कम है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग जानते हो आज किसको बोलते हैं, कुर्ग कर्नाटक, और एक था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन तीनों में से ये पाकिस्तान में है अभी ना। ये ऐसे 11 प्रांत थे, ऐसे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे अंग्रेजी जमाने में। कुछ नहीं, कुछ स्पष्ट, जैसे मद्रास को प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था ना, तो उतना माथा पच्ची वाला नहीं है। चीफ कमिश्नरी प्रांत मतलब यहाँ पर अलग से एक अधिकारी बैठाते थे, चीफ कमिश्नर बैठाते थे यहाँ पर, है ना, स्पेशल। और इसके अलावा जो बच गए तो भारत में और क्या थे, रियासत, क्या थे, छोटे छोटे रियासत। इन्हें कहा गया था देसी रियासत, मतलब देसी राजा महाराजाओं का शासन था, जहाँ हालांकि इन लोगों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की, लेकिन ये अपने वहाँ राजा बन के शासन कर रहे थे। तो इन्हें क्या कहा गया, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स। इनकी संख्या थी 565 प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत, इतने देसी रियासत थे। मुगल तो अब नाम के रह गए थे, अब मुगल खत्म ही हो गए थे। वो बहादुर शाह जफर के बाद कौन मुगल था भाई, बहादुर शाह जफर तो आखिरी था ना जो रंगून में चल बसा, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई मुगल हुआ ही नहीं, लास्ट मुगल रूलर था वो। उसके बाद तो सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेज़ों का कब्जा है, और बाकी जहाँ सीधा कब्जा नहीं है वो क्या है, छोटे छोटे राजा महाराजा शासन कर रहे हैं। देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट 565। और आपको ये पता है कि भारत की आज़ादी के साथ पाकिस्तान विभाजन भी हो गया। भारत की आज़ादी के साथ हुआ ना, हमसे एक दिन पहले वो मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, 14 अगस्त को मनाता है ना। पाकिस्तान तो कल मैं बता दिया था, पाकिस्तान आपको इधर बताया था क्या। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान क्या था, ये बना। हालांकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम लोग राज़ी नहीं हुए, तो पाकिस्तान कुछ इस तरह से बना, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब वो तो चाहते थे भैया, मांग रहे थे कश्मीर दे दो, पंजाब दे दो, ये सब दे दो हमको, लेकिन इधर हम लोग तैयार नहीं थे, हम नहीं दे, हमन नहीं दें, तो कैसे कर बे, क्या कर ले बे। तो कहा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं, क्या कर ले बे। तो देखो क्या किया, ये जो आपको पोमेरियन डॉग की तरह यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है, जो ऐसे देखना, पूंछ भी दिखेगा ऐसे आकार है, इंटरेस्टिंगली ऐसा ही है ना, जैसे पोमेरियन ऐसे बैठा है ना। तो क्या किया गया कि ये हिस्सा बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, NWFP वाला प्रांत वाला एरिया, और साथ में कुछ रियासत इस साइड के दे दिए गए, ये पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को ये दिया गया, ये जो आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान जब विभाजन हुआ हिंदू, तो ये हो गया वेस्टर्न पाकिस्तान, ये हो गया ईस्टर्न पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान बना। ये बात अलग है कि 1971 में भारत ने, इंदिरा गांधी ने, हमारा इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ, वॉर हुआ, और हमने इसको पाकिस्तान से आज़ाद करवा के एक नया राष्ट्र बना दिया जो आज बांग्लादेश कहलाता है। अब पाकिस्तान केवल इधर है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रांत भी चले गए 11 में से वहाँ, और कुछ रियासतें भी तो गई होंगी, राजा महाराजा वहाँ भी तो होंगे, तो रियासतें भी चली गई। 13 रियासत बच गए, है ना। कितने रियासत चले गए वहाँ पाकिस्तान में, 13 रियासत। तो घट कर पाकिस्तान विभाजन के बाद इनकी संख्या हो गई 552। अब बताइए स्वतंत्र भारत में कितनी रियासतें बची, 552 प्रिंसली स्टेट्स बच गए, है ना। तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, वो जो 389 सदस्य आप देख रहे हो ना, इसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे सर्वाधिक, 4 चीफ कमिश्नरी के वो थे 4, और देसी रियासतों के भी प्रतिनिधि थे, एक एक देसी रियासत के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वाधिक देसी रियासतों में प्रतिनिधि वैसे मैसूर का था सबसे, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे तय किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। मान लो किसी प्रांत की जनसंख्या 60 लाख है,
तो उस प्रांत से कितने प्रतिनिधि यहाँ सदस्य बनेंगे? 6, है ना। तो यही तय किया गया था। मान लो किसी देशी रियासत की जनसंख्या केवल 10 लाख है तो वहाँ से 1 प्रतिनिधि होगा। तो इस प्रकार से वो अभी माथा पच्ची मत करो, बस समझो, क्योंकि ये एक एक फैक्चुअल जानकारी, तो हम प्रॉपर टॉपिक वाइज में चलेंगे। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा में 389 सदस्य हैं। अब क्या किया, विभिन्न विभिन्न सदस्यों को मिलाकर कुछ समितियां बनाई गई, संवैधानिक समितियां, संवैधानिक सभा की समितियां बनाई गई। बहुत सारी समितियां आप पढ़ोगे, संघ संविधान समिति, है ना, संघ शक्ति समिति, क्रेडेंशियल समिति, प्रारूप समिति जो बहुत पॉपुलर आप सुने होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सबसे बड़ी समिति वही थी, सबसे ज़्यादा सदस्य उसी समिति में थे ना। आजकल देख रहे होगे, आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है, उसमें BN राव भी थे, BN राव को वास्तविक में संविधान BN राव ने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्रेडिट देना उचित नहीं है। ये फिर से एक प्रोपेगेंडा है RSS का। RSS कभी भी दलितों को, शूद्रों को बर्दाश्त नहीं करती। RSS चाहती है इस भारत पर सिर्फ ब्राह्मणों का राज हो, और RSS एक ब्राह्मण संगठन है जिसमें ये यादव, दलित, ये लोग जो जाकर RSS के सदस्य बनते हैं ना, ये दुनिया के अति मूर्ख लोगों में से एक है, जो ये समझते ही नहीं कि RSS का प्रोपेगेंडा क्या है। और RSS अपनी सदस्यता लोगों को दिलवा के वास्तव में करती क्या है, उनका ब्रेन वॉश करके अब डोमिनेट करती है ना। यही होता, कुछ लोग का दिमाग का ट्यूबलाइट जल जाता है तो RSS छोड़ के आ गए, क्योंकि आप जब सबको अपने विश्वास में ले लोगे तो फिर डोमिनेट करना आसान हो जाएगा, राज करना आसान हो जाएगा ना। और बता देता हूँ वास्तविक उद्देश्य, आज एक वीडियो अपलोड होगा, एक बार देख लेना सभी ना। अभी ज़्यादा इस पे बात नहीं करता, मैं बहानाओं में बह जाता हूँ, नहीं बहूँगा, वो वीडियो में डिटेल देख लेना, आ जाओ। तो आप समझ गए संविधान सभा, और इसी संविधान सभा ने निर्माण किया है भारतीय संविधान का। किसका? भारतीय संविधान का निर्माण किया है। देखो, भारतीय संविधान का निर्माण के लिए आए थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिशन क्रिएटेड या एस्टैब्लिश संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमारा संविधान बनाया वास्तव में संविधान सभा ने है ना। ये आए थे सहायता करने के लिए, इन्होंने नहीं बनाया है। भारत का संविधान किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, समझ गए, संविधान सभा। अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण देखो भैया, नवंबर में पहुंचे हैं, जनवरी में काम शुरू हुआ। जनवरी 1947 शुरुआत में काम शुरू हो गया, शुरू हो चुका है काम। लेकिन हमारे संविधान को साला बनने में बहुत समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। और इससे संबंधित 2 डेट आएंगे हमारे सामने, 2 डेट। एक आएगा 26 नवंबर 1949 आएगा, एक आएगा 26 जनवरी 1950 आएगा। ये 2 डेट आएंगे, मैं समझाऊंगा, यहाँ आऊँगा मैं। अभी तो संविधान समझो शुरू ही हुआ है, शुरू हो गया भैया, काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। सब मस्त अपन बीवी बच्चा समेत, कोनो ऑस्ट्रेलिया जाते, कोनो अमेरिका जाते, कोनो रूस जाते, कोनो आयरलैंड जाते। अब फोकट में, मजाक में उस समय 2 करोड़ खर्चा कर दी। 2 करोड़ इस संविधान को बनाने में, जानते हो खर्चा कितना है उस समय का? 2 करोड़, 2 लाख, हाँ, कम से कम ना। भ्रष्ट अभी अब से भ्रष्ट नहीं है, जब मौका मिला भ्रष्टाचार करने में भारतीय कभी पीछे नहीं रहे। मौका मिली से भारत स्वतंत्र हो गया, अब सत्ता तो हमारे हाथ में है। चलो ऑस्ट्रेलिया 5 स्टार होटल में रहो, है ना, वहां जाते थे, घूमते फिरते थे, अब क्या लेके आते थे? उस देश के संविधान की एक कॉपी लेकर आ जाते थे। हम बहुत मेहनत करें हम जाके ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सटायर है ये। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का एक क्रिटिसिज्म भी है, आलोचना भी है ना।
निश्चित तौर पर हमें अपने संविधान, किसी भी भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि संविधान के प्रति वो सम्मान रखे, आदर रखे, है ना। आपको भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए, ये कर्तव्य है आपका, आप अनादर नहीं कर सकते। लेकिन एज अ सिविल सर्विसेज स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिटिसिज्म, आलोचना क्या है भारतीय संविधान की। आलोचना ये है कि हम लोगों ने 3 साल, लगभग कितना समय लगने वाला है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगने वाला है संविधान को, लगभग 3 साल ना, इतने समय लगे, लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और संविधान में रचनात्मकता की कमी है। क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। वाई क्रिएटिविटी वॉज डिमांडेड, क्यों रचनात्मकता आवश्यक थी? क्योंकि देखो, हम लोगों ने संविधान में कुछ तो, अधिकांश हिस्सा तो अंग्रेजों के अधिनियम से ले लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया, सबसे ज़्यादा वहीं से ले लिया। मतलब अंग्रेजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी उसी को कॉपी कर लिया, एज इट इज़ ले लिया वहाँ से। रूस से ले लिया, रूस से क्या ले लिया? फंडामेंटल ड्यूटी। रूस से, आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व ले लिया। मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिया। तो हम लोगों ने लगभग 90% से ज़्यादा हिस्सा अन्य देशों से कॉपी किया है। हमारा भारतीय संविधान कॉपी है भाई। आपने रूस से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, आपने ब्रिटेन से ले लिया, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका इतिहास अलग रहा है, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग रहा है, उनकी डिमांड अलग थी। वो गुलाम नहीं थे, हम तो गुलाम थे। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि यहाँ एक भारत जो इतने लंबे अवधि तक गुलामी में रहा है, स्वतंत्र हुआ है, तो यहाँ की डिमांड अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ के लोगों को अगर हमें विकसित करना है तो यहाँ की आवश्यकता भी अलग है। तो उसके हिसाब से संविधान का निर्माण होना था। लेकिन क्या ये संभव है? जब हमने ले लिया तो वो विकास जो हो सकता था, अगर क्रिएटिविटी होती, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर संविधान बनता तो ज़्यादा उपयुक्त होता। लेकिन फिलहाल जो भी हमारा संविधान है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का ना, सबसे बड़ा है, और बहुत व्यापक प्रावधान इसमें है। और इसी संविधान ने जो है शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। जो हजारों वर्षों से सबके अधिकार कुछ वर्गों ने छीन रखा था, उनका शोषण किया था, वो अधिकार वास्तव में आपको संविधान ने ही दिलाया है। तो संविधान जो है, इसकी उपयोगिता को खासकर सारे शूद्र और सारी महिलाएं, चाहे वो सवर्ण महिला भी हो, उनको भी अधिकारों से वंचित किया गया था, चाहे वो किसी भी वर्ण की हो, उनको भी अधिकार इसी संविधान ने दिलाया है ना। इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बड़ी है इस संविधान की, और वही षड्यंत्र चल रहा है कि संविधान के पीछे ढकेला जाए, वापस मनुस्मृति लाई जाए। उस मनुस्मृति को लाया जाए जिसने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा, शूद्रों को शिक्षा से दूर रखा, उनके मानवीय अधिकारों से दूर रखा। ये एक षड्यंत्र है। वो आज का रात वाला वीडियो देख लोगे, समझ जाओगे। आओ इधर आओ, समझ गए? 26 जनवरी, ये 2 डेट आपके सामने आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। ऐसा समझो, जो शब्द आएगा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? एडॉप्ट कब किया गया? अंगीकृत मीन्स एडॉप्ट, इंग्लिश में एडॉप्ट, या इसी को बोल दिया जाएगा अपनाया गया। और एक और चीज, अधिनियमित किया गया। अधिनियमित मतलब इनैक्ट किया गया। अब सीधा सा सवाल आपसे पूछ दे कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित हुआ, कब इनैक्ट हुआ? 26 नवंबर 1949। तो फिर इस तारीख को क्या हुआ? देखो हुआ क्या, इस तारीख को भारत का संविधान वास्तव में क्या हुआ? लागू हुआ। क्या हुआ? लागू, एनफोर्स्ड। और क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस तारीख को संविधान का प्रारंभ माना जाता है, कमेंसमेंट डेट। क्या माना जाता है? व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड?
ठीक, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते, गलत हो जाता है। इधर आइए वापस, फिलहाल संविधान अपना काम चल रहा है, उसका बहुत समय लगने वाला है ना, तब तक अपन यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ आज़ाद हुए थे हम, यहाँ कैबिनेट मिशन कार्य अपनी कार्य पर लग गया है, संविधान सभा बना दिया, संविधान सभा अपना संविधान निर्माण का कार्य कर रही है, विभिन्न समितियां बनाकर कर रही है। इसी बीच में अभी देखो, आपको पता है अंग्रेज यहाँ एक अधिकारी नियुक्त करते थे जो भारत में अंग्रेजों की ओर से प्रशासन संभालता था, जिसे हम कहते थे गवर्नर जनरल। यही गवर्नर जनरल अलग अलग समय में, एक समय ऐसा भी आया कि इसको वॉइस रॉय, इस पद का नाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय वास्तव में है वही, बस पदनाम बदल दिया गया था, थोड़ी शक्तियां इधर उधर हुई थी। वॉइस रॉय कब बनाया गया था? 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। अरे क्रांति के बाद ही तो बदला गया था सब। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया था? भारत का वाइसरॉय। अब भारत का वाइसरॉय है या गवर्नर जनरल, बात एक ही है। इस समय कौन है? इस समय वेवेल। इस समय कौन है? वेवेल। ये है कौन? वाइसरॉय। वाइसरॉय ब्रिटिश वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड वेवेल। या गवर्नर जनरल बोल रही है लॉर्ड वेवेल। तो भैया इनको ट्रेनिंग भी देना था कि देखो भाई आप स्वतंत्र हो जाओगे तो आप शासन कैसे करोगे, सिखाना था ना, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से तो हम स्वतंत्र रहना ही भूल गए थे, हम गुलाम ही रहे ना। अरब आए साले सीमावर्ती क्षेत्रों में हमको परेशान किया, हालांकि भारत नहीं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कब्जा करके बैठे, लेकिन उस समय पाकिस्तान हमारा हिस्सा तो था ना। उसके बाद साला तुर्कमेनिस्तान से आ गए और मुस्लिम शासक, और दिल्ली सल्तनत, वो मोदी लोधी सैयद, वो सब जो देख रहे थे वो सब कौन थे? खिलजी, ये सब कौन थे? वहीं से तो आए थे। हालांकि उसमें 2 अफगानी भी थे, जब इतिहास पढ़ोगे तो आप जानोगे। फिर उसके बाद साला वो उज्बेकिस्तान का बाबर जो अफगानिस्तान में था, वो सांगा के निमंत्रण पर भारत आया, भारत में आक्रमण किया, यहीं रच बस गया, है ना। अब मुगलों के गुलाम हो गए हम। मुगल थे ही, तब तक आ गए अंग्रेज। हालांकि बहुत सारे अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर किसका कब्जा रहा? ब्रिटिश, अंग्रेजों का रहा। अब अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ठीक, तो भूल ही गए थे हम स्वतंत्र रहना है, तो स्वतंत्र भाई तो हमारे कैसे, तो एलिमेंट ट्रेनिंग दी ही का बनी। इस समय वॉइस रॉय का कार्यकारी परिषद क्या बनेगा? कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बनेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइस रॉय की जो कार्यकारी परिषद है, इसी को बोला जाएगा अंतरिम सरकार। क्या बोला जाएगा? अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। क्या बोला जाएगा? इंटरिम गवर्नमेंट। वॉइस रॉय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसका अध्यक्ष तो वॉइस रॉय ही रहेगा। उपाध्यक्ष कौन, किसको बनाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद या फिर अंतरिम सरकार, यही है इंटरिम गवर्नमेंट। समझ रहे हो इंटरिम किसको बोलते हैं? टेम्पररी गवर्नमेंट ना। सिखाना था ना कैसे तुम रूल कैसे करोगे, शासन कैसे चलेगा। तो इस कार्यकारी परिषद का, वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद या अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन था? वेवेल। उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही जैसे स्वतंत्र भारत में आज मंत्री देखते हो, ऐसे ही कुछ लोगों को विभाग दिए गए। जैसे इसी वॉइस रॉय की कार्यकारिणी परिषद में अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने गृह मंत्री, है ना। बाबू जगजीवन राम बने लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री। बलदेव सिंह बने रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने खाद्य एवं कृषि मंत्री, बने मंत्री बनाया गया। सिखाना था ना कैसे शासन करोगे। इस तरह से मंत्री पद दिया गया और अंतरिम सरकार चली, और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। लेकिन हमारा संविधान तब भी बन रहा है। क्या भारत में तो तय था ना लोकतंत्र होगा, मतलब चुनाव होंगे, सरकार चुनी जाएगी और फिर शासन होगा। लेकिन हमारा संविधान तो बना नहीं है, तो चुनाव हो नहीं सकते थे। लोकसभा चुनाव हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे। तो फिर यहाँ स्वतंत्र भारत की बिना लोकसभा चुनाव के बनी एक स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल। क्या बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। प्रथम मंत्रिमंडल, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया यहाँ बनेगा। अब यहाँ बनेंगे सबसे पहले पीएम। अब तो भारत आजाद हो गया ना, जवाहरलाल
नेहरू और होम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एक और बात, सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। याद रखना, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई, डिप्टी उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर वही मंत्री बनाए गए सब, है ना, कुछ अलग अलग व्यक्ति भी शामिल किए गए। यहाँ मंत्री, अरे फिर से मंत्रिमंडल बनाई गई। इस पूरे मंत्रिमंडल में एक खासियत थी, एकमात्र महिला मंत्री बनाई गई, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, है ना। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें एकमात्र महिला को जगह मिली थी, वो थी राजकुमारी अमृता कौर। और जगह भी इसलिए मिली थी कि वो राजकुमारी थी ना। स्वास्थ्य मंत्री, कौन सा विभाग मिला था उनको? हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये सब पढ़ेंगे हम ना, अभी परेशान मत हो, बस समझो चल क्या रहा है। चलो भैया, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल भी बन गया, है ना, और समय आगे बीतता चला गया। 26 नवंबर 1949 को पहुंच जाते हैं। हमारा संविधान अभी पूर्णतः तैयार नहीं है। इस तारीख को वास्तव में संविधान के 15 प्रावधानों को प्रभावी कर दिया गया। they were made effective from they were actually implemented from immediate effect on 26th of January 1959। 15 प्रावधान क्या कर दिए गए? प्रभावी कर दिए गए। प्रभावी क्यों भैया? अभी तो संविधान हमारा बना नहीं, लेकिन हमें चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था, राष्ट्रपति चुना जाना था। एक और चीज़, ये देखो, यहाँ पर भारत की आज़ादी से पहले यहाँ जो अंतरिम सरकार बनी थी तो वॉइस रॉय कौन थे? लेकिन भारत की आज़ादी के समय वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, माउंट बैटन, ये थे लॉर्ड माउंट बैटन, बहुत चर्चित व्यक्ति। इनको आप ऐसे याद रखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन ना। और भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ है इन्हीं के प्लान के तहत हुआ है, माउंट बैटन प्लान कहा जाता है उसको। 3 जून 1947 ना, वो सब करवाया था, बहुत सारे रेड क्लिफ में वो सब भी करवाया था, वो बात का विषय है। माउंट बैटन एक और नाम से बहुत चर्चित रहे हैं। इनकी बाई जवाहरलाल नेहरू की गर्लफ्रेंड थी। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा रसिक किस्म के व्यक्ति थे, और ये मैं नहीं कहता हूँ, माउंट बैटन की पत्नी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है कि मैं पत्नी तो देखो, मैं प्यार थी किसी और का, मुझे चाहता कोई और था ना। तो लॉर्ड माउंट बैटन से उनका संबंध था और आशंका जताई थी कि जो मेरी बिटिया है, थोड़ा आशंका है पति बाप कौन है ना। तो कुछ इस तरह की कहानियां भी थी यहाँ पर। ठीक, चलिए छोड़िए वो। देखिए, बहुत को, जब वो पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत कार्य किया है, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री, उनको बहुत कुछ चैलेंजेस भी था, तो वो चैलेंज स्वीकार करने के आदी थे। वो बहुत चैलेंज स्वीकार करते थे। वो तो बहुत खूबसूरत महिलाएं, उनके किसी और की पत्नी भी है तो चैलेंज स्वीकार कर लेते थे, तो मैं भी हूँ ना। तो थोड़ा रसिक, देखो भाई, प्रधानमंत्री तो क्या हुआ, रसिक उनका नेचर था, रसिक वो थे। ऐसे मुंह में, मतलब 555 सिगरेट उनका ब्रांड था, है ना। 555 ब्रांड था। बता देता हूँ, 555 अगर सिगरेट नहीं मिला तो पूरा एक प्लेन भेज दिया था, जा वहीं खास जगह वहीं मिलती थी, वहां से लेकर आ। प्लेन तुरंत गया, 555 का एक पैकेट सिगरेट लेके आया था। हाँ ना, नहीं सिगार नहीं पिया त्रिस, सिगार होकर बापू पिया त्रिस। हाँ ठीक। और गरीब लोग उस समय हुक्का पीते थे। आओ, माउंट बैटन
मजाक, जोक सपाट। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। और एक और चीज, भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, फर्स्ट जीजी भी यही थे। स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। माउंटबेटन के बाद एक और व्यक्ति आएंगे, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, पूरा नाम क्या है इनका? सी राजगोपालाचारी, है ना, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इनको कैसे जानेंगे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जी राजगोपालाचारी पहले। और एक और चीज, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं, अंतिम जीजी भी यही है, सी राजगोपालाचारी। क्यों? क्योंकि अब स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल नहीं होगा, उसकी जगह ले लेंगे भारत के राष्ट्रपति। कौन होगा अब? राष्ट्रपति ना। गवर्नर जनरल ये ब्रिटिश व्यवस्था थी, अब ब्रिटिश व्यवस्था नहीं चलेगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था पहले ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव 1950 में होता है। कब होता है? 1950। यहाँ होना है राष्ट्रपति का चुनाव, इसीलिए चुनाव आयोग और ऐसे संबंधित कुछ प्रावधान प्रभावी कर दिए गए थे ताकि राष्ट्रपति का चुनाव संभव हो सके। राष्ट्रपति का चुनाव होता है यहाँ, और भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राजगोपालाचारी वैसे गवर्नर जनरल खत्म, अब आ गए भारत के राष्ट्रपति। हाँ, ये 15 ओनली 15 प्रोविजंस, only 15 articles were made effective from immediate effect on 26 January 1949 so that election of president may be possible। उसको पॉसिबल करने के लिए इनको किया गया था। अभी संविधान तैयार नहीं है, संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन इसको लागू इसलिए करना पड़ा कि कार्य शुरू किया जा सके। चुनाव आयोग को लागू करोगे तब तो चुनाव आयोग अपना कार्य शुरू, क्योंकि इलेक्शन, चुनाव आयोग ही तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता। और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है राष्ट्रपति। इनडायरेक्ट इलेक्शन तो है, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार। फिर जब हमारा लोकसभा और राज्यसभा ये सब हो गए थे, तो उसके बाद फिर लोकसभा के सदस्य और विधानसभा बन के 3 के सदस्यों ने बाद में भाग लिया ना। तो पहले वास्तव में संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने वोट किया था ना। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। हमारा संविधान बनकर तैयार है, प्रारंभ हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। अब हमारा संविधान कैसे दिखी? ये थे भारत के संविधान। किताब अब कैसे देखी? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहेगा ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ ऑफ इंडिया है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ था वही, हम आप जानते हो 3 शेर ऐसे ताकत, 3 शेर सामने से ताकते हुए, सारनाथ स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जानते हो आप, अशोक स्तंभ। 3, एक जना हुए वो उल्टा देखा थे पीछे ना, चौथा शेर पीछे। ठीक, ये हमारा किताब संविधान का तैयार है, कवर पेज है। इस संविधान की कुछ खासियत है कि जो पहला संविधान जो 26 जनवरी को, मूल संविधान ना, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, इसको हम क्या बोलेंगे हमेशा? मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसा था? तो ये हैंड रिटन था। कैसा था ये? हैंड रिटन। इट वॉज हैंड रिटन, हस्तलिखित था ये। फिर सवाल उठता है, लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा, ये थोड़ा सरनेम बढ़िया लगता है मेरे को, इट साउंड्स डिफरेंट। प्रेम बिहारी
रायजादा, इन्होंने लिखा। बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग, इसीलिए इनको चुना भी गया था। पूरा इतना सारा पेज लिखे। इन थोड़ा जगह हेल्प भी किया इनके भाई ने, श्याम प्रेम बिहारी एंड प्रेम बिहारी रायजादा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप वाइप नहीं है, प्रिंट नहीं है, हैंड राइटिंग है ना, कर्सिव राइटिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत कलाकारी इनमें के रहे, उसमें बहुत ज़्यादा थी। अब हम बी लिखेंगे तो बी कैसे लिखेंगे, ये होता है कर्सिव राइटिंग का बी। अब ए क्या करे है, ना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मैं जब भी राइटिंग कंपटीशन में बैठा हूँ तो छठी क्लास से कोई हरा नहीं पाया था मुझे इंग्लिश राइटिंग में। वो तो क्या है, जैसे जैसे बड़े होते गए खराब होती चली गई। दिस इज माई हैंड राइटिंग। हमेशा जीता हूँ, छठी क्लास से। 12वीं क्लास के लोग भी नहीं जीत पाते थे, तो वो अब तो खराब हो गए। उस समय मैं भी जो बुक आता था ना, एक इधर लिखा रहता था, इधर कॉपी करना रहता था, मैं फोटो कॉपी कर देता था उसको। लेकिन बहुत खूबसूरत, देखो ये प्रेम बिहारी रायजादा की राइटिंग थी ना, उन्होंने ही लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये किताब, मूल संविधान, इंग्लिश। ये बात अलग है कि बाद में इसके हिंदी में अनुवाद भी किए गए हैं बाद में ना, लेकिन ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी, इंग्लिश में लिखी गई थी। क्लियर। चलिए, इस संविधान में था क्या, मतलब ये संविधान में क्या मिलेगा आपको। इस संविधान, ये पूरी जो किताब है, ये वास्तव में इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, भाग में। किसमें, भाग में, पार्ट्स। पूरी किताब कितने भागों में, 22। कितने भागों में विभाजित है, 22 भाग मिलेंगे आपको। हर एक भाग के अंदर क्या मिलेगा आपको, आर्टिकल। क्या मिलेगा, अनुच्छेद। क्या बोलते हैं इसे, अनुच्छेद, आर्टिकल। और इनकी संख्या 395। कितनी, 395। अच्छा, अब संविधान बना रहे थे, लास्ट क्लास में ऐसा होता है ना, अपन कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें बच गई थी जिन्हें भागों में जगह नहीं मिली थी, तो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसी संविधान में बना दी अनुसूची। क्या बना दी, अनुसूची, जिसे हम कहते हैं स्केड्यूल्स, जिसे हम कहते हैं स्केड्यूल्स। इनकी संख्या थी 8। देखो, संविधान बनाने वाले दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने ये बोला कि भाई आज 1950, हम आज़ाद हो रहे हैं, आज का समय अलग है, आज की रिक्वायरमेंट अलग है, आज की दशा अलग है, कंडीशन अलग है। और किसी देश का संविधान ऐसा थोड़ी होता है बार बार 50 साल बाद एक नया संविधान बनेगा, ऐसा नहीं होता। देश का संविधान एक बार बना है तो 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद यदि समय बदल चुका होगा, उस समय की अलग डिमांड होगी, अलग मांग होगी, तो क्या नई चीज़ें संविधान में डाली जा सकती हैं। हाँ, जो चीज़ 1950 की स्थिति में उपयोगी थी, लेकिन 100 साल बाद यदि उसका कोई महत्व नहीं रह गया, तो क्या उसको संविधान से निकाल कर बाहर फेंका जा सकता है क्या। हाँ, तो संविधान में नई चीज़ डाली भी जा सकती है, पुरानी चीज़ निकाली भी जा सकती है, कुछ चीज़ बदली भी जा सकती है। इसको क्या कहेंगे हम, संशोधन। क्या संविधान संशोधित हो सकता है, हाँ, क्योंकि संविधान में स्वयं एक व्यवस्था की गई है कि संशोधन किया, उसकी प्रक्रिया है वो आप बाद में जानोगे। संसद संविधान में संशोधन कर सकती, संसद कौन, संसद, पार्लियामेंट।
ये संशोधन कर सकती है, कोई चीज़ निकाल के बाहर भी फेंक सकती है, कोई नई चीज़ डाल भी सकती है। इसी को हम कहते हैं संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कैन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड? हाँ, इसे संशोधित किया जा सकता है। कौन कर सकता है इसमें संशोधन? पार्लियामेंट, संसद। ठीक, ओके। अब संविधान होता क्या है? किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज द सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री। संविधान सबसे बड़ा होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं ना। जैसे जस्सी जैसी कोई नहीं, वैसे संविधान जैसा कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं, तुमने देखे हो? मैं देखा कुछ नहीं हूँ, तुमको बता देता हूँ। लेकिन इधर उधर खाना खाते ऐड वैड चलता था ना, तो जस्सी जैसी कोई नहीं, लस्सी जैसी कोई नहीं, ऐसा कुछ सुनाई देता था है ना। मैं बता रहा हूँ, वैसे लस्सी जैसी भी कोई नहीं ना। लस्सी वस्सी पीते हो? पिया करो बे। आमला लस्सी कहाँ होता है बे साला? वो कुछ नहीं, ओरिजिनल संशोधित लस्सी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं ओरिजिनल लस्सी की बात कर रहा हूँ। छाछ, छाछ मसाला छाछ, हाँ वही। मठा तो और का है, छाछ वही है, मसालेदार आता है ना अमूल का। 15 रुपया का चिप्स के साथ खा के देखो। नहीं, चिप्स मत खाओ। चिप्स क्या है, वो तेलहा है, वो कुछ और मतलब खाओ। पोहा हुआ खाओ, साथ में लस्सी पी के देखो, सिप ले लेके पोहा खाओ, मजा आएगा। पोहे का व्यवस्था कीजिए आज, है ना। चलिए भैया, ये हो गया, ठीक है। मतलब ये तो मूल संविधान का बात है। मूल संविधान में भाग कितने थे भैया? 22। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे भैया? 395। अनुसूची कितनी थी? 8। लेकिन परिवर्तन भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ये तो 1950 की स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति। भाग कितने हो गए? 22 ही होंगे। ये 470 प्लस हो गए, ये बढ़कर हो गए 12। वर्तमान स्थिति ये हो गई। कुछ लोग कुछ कोचिंग या इधर स्रोतों में पढ़ लेंगे 25, फिर आके बोलेंगे सर आप गलत पढ़ाते हो, आप बोलते हो 22 है वर्तमान में, लेकिन किताब में लिखा है 25। गलत है वो। असल में भाग जो है वो रोमन लेटर में लिखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाग किस में लिखा जाता है? रोमन लेटर। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है। बाद में हुआ क्या कि बीच में यहाँ पर एक जोड़ दिया गया 4A का जोड़ दिया गया है। इसको लोग 23 काउंट कर लेते हैं। अगर ये अलग से भाग होता तो 4 का नहीं होता। ये भाग 4 का उपभाग है, ये सब पार्ट है। इसलिए भाग आज भी कितने हैं? 22 ही है। भाग आज भी 22 ही है। बात क्लियर है? ये पन्ना पलटें, ये संविधान है। अब एक पन्ना पलट दो। एक पन्ना पलट दू तो का ही है सिंबल। अब आएगा क्या? प्रस्तावना। क्या दिखेगा आपको? प्रस्तावना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिएम्बल। क्या कहते हैं हम इसे? प्रिएम्बल। प्रस्तावना, प्रिएम्बल। आप कोई भी किताब खोलोगे तो आपको सबसे पहले कवर पेज हटाने के बाद प्रस्तावना ही दिखता है। वो प्रस्तावना ही होता है जिसे अन्य भाषा में लिखा रहता है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ऐसा लिखा रहता है ना। कोई किताब खोले हो, ऑब्जर्व किए हो, जिसमें लेखक वास्तव में क्या होता है? किसी किताब का प्रस्तावना या प्रिएम्बल होता है क्या है? वो उस किताब का सारांश होता है। सामान्य से भाषा में कोई पूछे कि क्या होता है प्रस्तावना, तो उस किताब का सारांश। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना पढ़ने से आपको आगे किताब में जो विषय वस्तु होगी, जो थीम होगी, उसका ज्ञान हो जाता है। आप प्रस्तावना ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किताब किस विषय वस्तु के किस विषय में है,
उसमें क्या थीम है, क्या पढ़ने वाले हैं आप, उसका आइडिया आपको प्रस्तावना पढ़ने से हो जाता है ना। हम शुरू करेंगे तो प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इस तरह से अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। हम भारत के लोग, ऐसा शुरू होगा ना प्रस्तावना, जिसमें उस प्रस्तावना की हम सब पढ़ेंगे, प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, उसमें भी पूरा एक क्लास लग जाएगा डिटेल उसको पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं प्रस्तावना में मिलेगा क्या। प्रस्तावना में भारत के नेचर, प्रस्तावना भारत की प्रकृति बताएगा, भारत देश की कि कैसा है भारत देश संविधान के अनुसार। भारत कैसा है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बताएगा विशेषता है भारत की प्रकृति। कैसा है भारत, लोकतंत्र होगा। कैसा है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब जिसका प्रमुख चुना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारा चुना जाता है, भले अप्रत्यक्ष चुना जाता है, चुना तो जाता है। बताएगा भारत एक सेकुलर कंट्री भी है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब भारत का कोई अपना धर्म, दो तरीके में दो मतलब होते हैं इसके। भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, दूसरे शब्दों में सारे धर्म देश के समक्ष समान है। समान हो रहा है, कैसा हो रहा है, सारे धर्मों को समान ट्रीटमेंट मिल रहा है। अभी तो पोंगा पंडितों का जलवा चल रहा है, ब्राह्मणों का ना। यही है, यही एक षड्यंत्र चल रहा है, भारत संविधान को खत्म करके यहाँ ब्राह्मण राज स्थापित कर रहे हैं। सुना कोई, तुम लोग रील सुने होंगे, बीच बीच में बहुत रील आता था, राजा कोई भी हो शासन तो ब्राह्मणों का ही होता है। सुने हो, ऐसे ही फोकट में कोई नहीं बोलता, कोई छपरी ब्राह्मण महिला या पुरुष आकर ऐसे ही नहीं बोल देता, उसके उनके समाज में, उनकी कम्युनिटी में बात ऐसे ही होती है, तभी तो आकर वो बोलता है। हाँ ना, तो खैर छोड़ो उसको। जैसे ही ये ब्राह्मण आदमी, मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री याद आ जाता है, रामभद्राचार्य याद आ जाता है, फिर मेरा दिमाग बौराने लगता है, तो मैं उससे दूर ही रहूँ तो ज़्यादा ठीक है। आइए, ये प्रकृति बताएगा, ये न्याय की बात करेगा। प्रस्तावना किसकी बात करेगा, न्याय की, है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करेगा ये, ठीक। ये अवसर की समानता की बात करेगा। तो ये सारी जो बात करेगी प्रस्तावना, पूरा सारांश बता देगा संविधान की थीम क्या है, ये हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तावना आप पलट दो, प्रस्तावना जैसे ही आप पलटोगे तो आपको अब शुरू हो जाएगा भाग एक। क्या हो जाएगा, भाग एक। अब आ जाएगा भाग एक, पार्ट 1। और हर भाग का एक शीर्षक होता है ना, टाइटल होता है हर भाग का, वो भी हमें पढ़ना होगा। हम 22 भाग भी रट डालेंगे कि 22 भाग में है क्या। पहला भाग है जिसका शीर्षक है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है ये, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसके राज्य क्षेत्र मतलब इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या है पार्ट 1 में, पार्ट 1 का शीर्षक क्या है, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये सब याद करेंगे अपन, भाग एक। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि भाग के अंदर क्या मिलेगा, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 से शुरू होगा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और भाग 1 खत्म। मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस आपको इन आर्टिकल्स, इन अनुच्छेदों में मिलेंगे, 1, 2, 3, 4। ये खत्म होगा तो शुरू हो जाएगा भाग 2, पार्ट 2, और इसका शीर्षक है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक। यहाँ आर्टिकल 4 से खत्म हुआ था, ये शुरू होगा आर्टिकल 5 से। और 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम पढ़ेंगे जो नागरिकता संबंधी होगा। भाग अनुच्छेद 11 के बाद शुरू हो जाएगा भाग 3। भाग 3 क्या है शीर्षक, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब अनुच्छेद 11 से खत्म हुआ था तो अनुच्छेद 12 से यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से चलते चलते ये जाएगा अनुच्छेद कहाँ तक, 35।
भाग 3 खत्म होगा, भाग 4 आ जाएगा। भाग 4 का शीर्षक क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आ जाएगा। यहाँ 35 में खत्म हुआ था तो 36 से यहाँ से शुरू हो जाएगा, अनुच्छेद 36, और ऐसा करके 51, ऐसे ही भाग आगे बढ़ता जाएगा। और हम हर एक भाग और हर एक आर्टिकल में विस्तृत डिस्क्रिप्टिव मोड में जाएंगे ना, क्योंकि ये विषय है जिसको अपने को बहुत गहन पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे घुमावदार, सबसे टफ क्वेश्चन यहीं से बना, कहीं से ही पटक देता है ना। अच्छा, अब कुछ समझो कैसे कैसे। भाग 1 क्या है? जैसे भाग 1 शुरू होता है तो आपको जाहिर सी बात है, पहले तो मालूम हो गया कि भैया भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके राज्यों का एक संघ होगा। भारत, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हालांकि राज्य की परिभाषा यहाँ बताई गई जिसमें राज्य भी शामिल है और संघ शासित प्रदेश भी। हम कह सकते हैं कि भारत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये घोषणा कर रहा है, भारत क्या है? एक संघ है। भारत क्या है? एक संघ। संघ मतलब ग्रुप है। भारत किससे मिलकर बना है? ये भारत का नक्शा जो आप देख रहे हो, इसके अंदर या तो राज्य हैं या तो संघ शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर? डिक्लेयर कर दिया। इसकी खासियत यह है कि भारत शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में एक ही बार हुआ है और यहां हुआ है इंडिया के लिए। बाकी पूरे संविधान में लिखा है इंडिया, भारत शब्द का इस्तेमाल केवल यही हुआ है। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि भैया भारत शब्द का इस्तेमाल कौन से भाग में हुआ है? भाग 1। भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? एक बार। कहाँ? अनुच्छेद 1 में। अब अनुच्छेद 2 और 3 में आओगे। ये दोनों की एक कॉमन चीज है कि ये दिस इज रिलेटेड टू न्यू स्टेट्स, नए राज्य से संबंधित है। ये अनुच्छेद 2 और 3 किससे संबंधित है? नए राज्य से संबंधित। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, इन दोनों का कॉमन चीज क्या है? नए राज्य। ये दोनों संबंधित है किससे? नए राज्य से, न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 2 वास्तव में नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। यहां क्या है? प्रवेश, एंट्री ऑफ न्यू स्टेट्स। किससे संबंधित है ये? प्रवेश। नए राज्य के भारतीय संघ में प्रवेश मतलब एंट्री। एंट्री और एडमिशन बोल सकते हैं इसको, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और अनुच्छेद 3 वास्तव में है क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट। क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये संबंधित है नए राज्यों के निर्माण से। किससे संबंधित है ये? नए राज्यों के निर्माण से। और भारत का संविधान जो कह गया उसी अनुसार कार्य होगा भैया, उसके विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। किसी के दम नहीं ना। वो कुछ और आ रहा था लेकिन मैं सोचा ठीक नहीं है ना, किसी में दम नहीं कि वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर कार्य कर सके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। लेकिन अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। अच्छा चलो, अब प्रवेश का मतलब देखो, असल में कहने का मतलब इसका ये है कि कोई विदेशी भूभाग फॉरेन टेरिटरी, भूभाग भारत संघ में शामिल किया जा सकता है, भारत संघ में शामिल किया जा सकता है और उसे भारत का राज्य बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारत राज्य में शामिल किया जा सकता है और वो भारत का राज्य बनाया जा सकता है। विदेशी भूभाग, any foreign territory can be included in the Indian Union and it can be granted the status of statehood. समझ गए? Status of a state. It can be granted statehood. राज्य बनाया जा सकता है। उदाहरण सिक्किम, the only example is सिक्किम। अब तक
भविष्य में और भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक एक ही उदाहरण है हमारे पास, सिक्किम इसका। और उस टाइम जब हुआ था इंदिरा गांधी ऑपरेशन लॉन्च की थी, तो बांग्लादेश को भी इंडिया का पार्ट बना सकते थे, लेकिन तकलीफ ज़्यादा होती, क्योंकि वो ऐसे लोग शामिल हो जाते फिर तो वो घूम घूम के बम फोड़ते रहते भारत में ना। देखो, मैं ये नहीं कहता उस मूर्ख खान की तरह कि पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता, पूरी जनता आतंकवादी है। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि भारत में जो माहौल होता है उसी हिसाब से बोलता है कि उसको व्यूज़ लाइक मिले और उसका एक ऑरा क्रिएट हो। आम जनता, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे भारत की हो, वो रोज़ी रोटी की मशक्क़त में जूझती है। उनको इन राजनीतिक प्रोपेगेंडा से मतलब नहीं होता, उससे रोटी नहीं मिल रही उनको, वो नहीं सोचते ऐसा। ये जो अलगाववादी विचारधारा, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, वास्तव में ये राजनीतिज्ञ होते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो और लोगों को बहकाकर उनका इस्तेमाल करते हैं भाईचारा ख़त्म करने के लिए, या फिर आतंकवादी गतिविधियां करके अपना स्वार्थ साधते हैं। आम जनता, ये बोलना बिल्कुल गलत है कि वहाँ पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता आतंकवादी है, ये तो मूर्खता है ना। ये केवल वही व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है। चलो छोड़, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये आज्ञा देता है कि किसी फॉरेन टेरिटरी को, किसी विदेशी विभाग को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और उसे भारत का राज्य बनाया जा सकता है। उदाहरण है भी हमारे पास, एक लौता उदाहरण सिक्किम। 1974 कब बना था ये भारत संघ में शामिल हुआ? ये भारत संघ में शामिल हुआ 1974 में, भारत संघ में शामिल हुआ, और साथ में इसे सह राज्य का दर्जा मिला था, एसोसिएट स्टेट। इस समय 1974 में क्या बनाया गया? सह राज्य। भाई 35वां 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 74 में ये भारतीय संघ में शामिल हुआ ना, और सह राज्य मिला, इसको दर्जा मिला सह राज्य का। अगले साल, अरे भाई कोई नया मेहमान आया सीधे बेडरूम में घुसा देते हो का साला, बाहर बैठक रूम में बैठाते हो ना। अभी चेक कर रहे थे, ओके तुम देखो भैया एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। सह राज्य जब पुष्टि हो गई तो 1975 में सिक्किम देश का 22वां राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, कंप्लीट, इट गॉट द स्टेटस ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड एंड इट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 22वां राज्य बनाइए। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, सिक्किम नहीं सह राज्य, उससे पहले, अरे वही तो आ रहा हूं। सिक्किम भारत में जुड़ने से पहले सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था, चोंग्याल वंश का राजा शासन करता था। चोंग्याल, चाइना की बुरी नज़र पड़ चुकी थी सिक्किम पे, कब्जा करना चाहता था, और राजा नहीं चाहता था कि चाइना कब्जा करे सिक्किम पर। राजा ने क्या किया, डर तो था क्योंकि चाइना वो शुरू से अतलंगी है ना, आज से नहीं है, वो शुरू से अतलंगी है। इसका प्राचीन इतिहास में भी जाओगे तो मंगोल और चाइना से जो आते हैं बहुत बड़े, वो अतलंगी शुरू से हैं साले ना। वहाँ राजा था तो उसने एक चाल चली कि बोला साला चाइना बुरी नज़र तो रखा हुआ है, उसने ना पूरा डिक्लेयर कर दिया, पूरे विश्व को मालूम हो जाए कि राजा अपने राज्य में, सिक्किम राज्य में प्लेबिसाइट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? प्लेबिसाइट। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, जनता के मतों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द वोट्स ऑफ द पीपल, प्लेबिसाइट करवाया। सिक्किम की जनता ने आश्चर्यजनक रूप से 95% से ज़्यादा जनता ने भारत के साथ जाने के लिए मतदान किया। रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया पूरे विश्व के सामने। चाइना के ऊपर दबाव बन गया कि अरे भाई आप अगर कोशिश किया तो सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे ना।
तो इस प्रकार से, और इस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, राजा ने बोला बताइए, अनुमति दीजिए, तो सिक्किम की जनता भारत में शामिल होना चाहती। इंदिरा गांधी ने कहा व्हाई नॉट। और इंदिरा गांधी को ज़्यादा तकलीफ भी इसलिए नहीं होना था क्योंकि सिक्किम के जो लोग हैं, वास्तव में वो जो पूरा दिखता है ना इलाका, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ के लोग दिखते हैं कैसे, थोड़ा चाइनीज जैसे दिखते हैं ना, गोरे गोरे, चिट्टे चिट्टे, छोटी छोटी आंख ना। वास्तव में ये मंगोल रेस के हैं। चंगेज खान और पहले आता था जो आक्रमण करने, लूट कर जाता था, तो जब वो आता था ना तो लूट मार मचा के जाता था, लेकिन वापस जब जाता था कुछ लोग यहीं लटक जाते थे। अब अमन अच्छा बने लगा थे, अमन यहीं में रही, वो अटक गए यहीं ना, जंगलों पहाड़ी इलाका, वहीं अटक गए, धीरे धीरे मिक्स हो गए, और धीरे धीरे अब वो भारत का हिस्सा है, तो अब वो भारतीय हो गए। वास्तव में चाइनीज डिसेंट ही है उनका ना, मंगोल्स, लेकिन इतने कल्चर में मिक्स हो गए कि आप देखेंगे सिक्किम जाएंगे ना तो वहाँ आपको इंडियन नाम ही मिलेगा, पंकज, राजू, संजय, ऐसा ही नाम मिलेगा ना। सरनेम थोड़ा अलग रहता है लेकिन नाम तो इंडियन जैसा है ना। मिक्सचर हो गया ना भाई। 80 अब इधर से कोई गया कल्लू, उधर देखा गोरी गोरी, फंसा लिया, बिहार हो गया, पैदा हो गोरा ही हुआ या मिक्स हो गया, नाम संजय रखा गया उसका, संजय सिंह, ऐसा नाम भी मिलेगा तुमको, संजय सिंह ना। तो ऐसे सब मिलेंगे वहां है ना, है। तो इस प्रकार से वो भारत का हिस्सा है ना, कोई परेशानी नहीं हुई। संविधान में संशोधन किया गया, ये इसमें मैं टेक्निकल बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि जब मैं भाग 1 में प्रॉपर टॉपिक में आऊंगा तो आपको समझाऊंगा कहाँ संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी, क्यों नहीं हुई थी। राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती नहीं है, वो बाद में टेक्निकल बातों पे बाद में बात करेंगे ना। सिक्किम भैया बन गया उदाहरण। अब आ जाओ इसके लिए 3 क्या बोल रहा है, 3 अनुमति दे रहा है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। और समझो तो भारत संघ के भीतर की बात कर रहा है। ये बोल रहे हो जो भारत का नक्शा है ना, ये भारत संघ है, इसके भीतर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। और कैसे बनाया जा सकता है, कोई एक राज्य काट दो उसको 2 भाग में, एक नया राज्य बना दो। कोई एक बड़ा राज्य 3 भाग में काट दो, साले को 3 राज्य बना दो। कोई राज्य का एक हिस्सा ले लो, पड़ोसी राज्य का एक हिस्सा ले लो, मिला के एक नया राज्य बना दो। कोई राज्य का एक हिस्सा ले लो, संघ शासित प्रदेश का एक हिस्सा ले लो, एक नया राज्य बना दो। 2 संघ शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया संघ शासित बना दो या राज्य बना दो। कुछ भी अंदर जोड़ तोड़ काट कूट करके कुछ भी एक नया राज्य या संघ शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 इज गिविंग अस दिस परमिशन, किया जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण है। मध्य प्रदेश से कटकर बना छत्तीसगढ़, यूपी से कटकर बना उत्तरांचल बना था पहले। उत्तरांचल पहले जब कट के बना था ना तो उत्तरांचल बना था, फिर उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। बिहार से कटकर झारखंड बना। लेटेस्ट आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना 2014, वो लेटेस्ट का मतलब भी 2014 है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख देख लो, वो एक राज्य था। लेटेस्ट 2019 क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अब लेकिन वो राज्य नहीं बनाए गए, वो बन गए हैं अब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। वो किया जा सकता है। किसकी इसकी अनुमति कौन सा अनुच्छेद दे रहा है, 3 दे रहा है ना। भविष्य में बांग्लादेश अगर भारतीय संघ में शामिल होगा तो उसकी अनुमति कहाँ है, 2 में है। बात क्लियर है। इसी तरह से कहानी भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में आएंगे, नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता बोले तो भाई भारत आज़ाद हुआ तो सबको छूट दी गई थी, आपको पता है भाई। वो पाकिस्तान बनने वाला है, ये भारत बनने वाला है। पाकिस्तान के उस इलाके में जो रहते हैं आपको छूट है, फलाना समय तक आप भारत आ जाएंगे तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारत में इस हिस्से में जो रह रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो फलाना तारीख तक आप पाकिस्तान चले जाओ, है ना। ये था। तो ये सारे प्रावधान आपको यहाँ मिलेंगे कि नागरिकता मिलेगी किसको, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। ये भी विभाजन था कि भारत से पलायन करके पाकिस्तान गए, माइग्रेट करके, लेकिन वहाँ देखें मारकाट मच गया।
तो वहाँ से फलाना समय तक जो जाकर वापस आ जाएंगे उनको भी नागरिकता मिलेगी भारत की। अपने हैं, जाए तो कहाँ जाएं ना, अपने तो अपने होते हैं ना। ये भी अपने ही थे कभी, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेशी हैं ना, लेकिन क्या है कि पराये हो गए ना, पराये हो गए और हो गए, बिगड़े औलाद है हमारी। लेकिन कुछ ज़्यादा बिगड़ गए हैं, मतलब सुधरने की गुंजाइश लगती नहीं, इसलिए वापस इनको घर में रखना भी ठीक नहीं ना, बहुत बिगड़ गए। अब मतलब तभी सुधारा जा सकता है जब सारे, मतलब वो जो हमारा बच्चा पाकिस्तान है उधर, बांग्लादेश, इनके जो बच्चे और हो गए, इनको सबको खड़ा किया जाए, बेत मार मार के सुधारा जाए। जितने भी बिगड़े हुए हैं उनको बेत मार के सुधारा जाए, और जब लगे कि आप एकदम सुधर चुके हैं तब लिया जा सकता है, वापस गोद लिया जा सकता, तो आटा दाल की दिक्कत दूर हो जाएगी उनकी। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो भारत में पाखंड और राजनीति का जो दांव चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो लगभग अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे आने वाले 25-30 साल में शायद हमारी स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये बुरी हालत उनकी धार्मिक कट्टरता की वजह से ही हुई है। मतलब केवल हम ही हम हैं, इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह, और क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, हम ही हम हैं बस ना। तो यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप सबका सम्मान करना नहीं जानते, इसीलिए धार्मिक कट्टरता में आप बन गए भिखारी, और आपको चला रहा है चाइना। मजबूर हो गए, ये स्थिति है। वो नहीं भी चाहेंगे ना भारत पर अटैक करना, तो चाइना बोलेगा अबे करना पड़ेगा, पैसा चीखनी चाहिए, आटा चीखनी चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई बेचारों की। तो खैर छोड़ो, इधर आओ, ये समझ गए। फिर आएंगे, हम पहुंचेंगे भाग 3 में, जहां किसकी बात होगी, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, मौलिक अधिकार की बात होगी। अधिकार, अधिकार जानते हो, यदि किसी मनुष्य से, अगर किसी मनुष्य के पास उसके कुछ भी अधिकार नहीं होंगे तो क्या वो मनुष्य सरवाइव कर पाएगा पृथ्वी पर? कोई अधिकार नहीं, ना जीने का अधिकार है, ना सांस लेने का अधिकार है, ना सम्मान से रहने का अधिकार है, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ, ये सब क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अधिकार बहुत ज़रूरी है ना। मनुष्य के मानसिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास के लिए उसका अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम संविधान का भाग 3 केवल अधिकार की बात नहीं कर रहा है। वो किस प्रकार के अधिकार की बात कर रहा है? मौलिक। किसकी? मौलिक, फंडामेंटल। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स इज टॉक्ड अबाउट? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल या मौलिक क्या होता है? वो अधिकार, अरे नहीं, वो अधिकार जो नैसर्गिक रूप से भारतीय संविधान का भाग 3 अब न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करता है, जिससे उनका भौतिक, है ना, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास हो सके। समझ रहे हो? मौलिक क्यों बोल रहे हैं? नैसर्गिक एक शब्द है ना, नेचुरली, है ना। मतलब अगर पृथ्वी पर कोई किसी ने मानव योनि में जन्म ले लिया, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे अमेरिकी नागरिक हो, चाहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हो, उसे भारत का संविधान भाग 3 के माध्यम से कुछ अधिकार देता है। और चूंकि ये इसको केवल मानव योनि में जन्म लेने मात्र से ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, विच आर फंडामेंटल। नैसर्गिक रूप से मिलते हैं ना, नेचुरली, ऑटोमेटिक, और जो मनुष्य के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास में बहुत मौलिक हैं, बिना उसके उसका विकास संभव नहीं होता। विच आर फंडामेंटल जस्ट बिकॉज no development, whether economical, whether social, whether mental, whether physical, is possible without these rights. बात क्लियर है?
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बस्तर का समारोह जो है वो होती समारोह बस्तर में लुंगी पहन के बस इधर उधर गुड़ागू करते हुए घूमता था। एंजेलिना जोली एक दिन आई, किसी फिल्म के मसले में बस्तर पहुंची। एंजेलिना जोली को जानते हो? हॉलीवुड एक्ट्रेस, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ देखना, ऐसे होकर होंठ उसे थोड़े से मतलब अरे वैसा होंठ बना रहे भाई। एंजेलिना जोली को देख के ही लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरी करके बनवाते हैं ना। बहुत हाई पेड एक्ट्रेस थी, पति पत्नी दोनों। उसी फिल्म के बाद शादी भी किए थे शायद, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के बाद। तो एक तो दो ही सपना पाला था, गुड़ाकू करते करते सोचता था काश मेरे विवाह एंजेलिना जोली से हो जाता, और दूसरा मेरे को जीवन में बनना है पटवारी। एंजेलिना जोली आई, देखी है ना, उसके पास से गुजरी, वो गुड़ाकू की खुशबू से इतनी प्रभावित हुई कि अब तेही मोर हस्बैंड हस, उसको ले गई, ब्याह की और अमेरिका में बसा दी। वो बन गया अमेरिकी नागरिक। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती ना। पहला सपना पूरा हो गया, एंजेलिना जोली के साथ अमेरिका में है ना। दूसरा सपना था पटवारी का, हमारे यहाँ निकला पटवारी का वैकेंसी। वो उसको खबर मिला पटवारी की वैकेंसी है, वो थी, फॉर्म भरा थे, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तिल मिला के फ्लाइट पकड़ के आया, केस डालूं, मोर फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गए, मोर पटवारी फॉर्म भरना है बोला ना। तो जब केस डाला ना तो रिजेक्ट हो गया। अब दो आइस कवर का हो गए समारू, तो कहा तो बाबा तोर बाई साले एंजेलिना जोली तोर बाई है, और तोर मुंह ऐसे उधेड़ कर ऐसी घुमा था, तलाक हो गया का? नहीं भाई तलाक तो नहीं हो, लेकिन मोर पटवारी फॉर्म नहीं भरा। अबे पटवारी फॉर्म कैसे भर बेरे, ते तो अमेरिकी नागरिकता ले ले हंस ना। बोले हाओ। अबे साले आधा अधूरा पढ़थस, ते का पटवारी बन बेरे, ते पढ़े हस? हाँ भाई ते आधा पढ़े हस कि मौलिक अधिकार भाग 3 में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशी नागरिकों को भी। लेकिन उसी संविधान में ये भी लिखा है कि फलाना 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 मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लिखा है 15, 16, 19, 29, 30। ये आप डिटेल में पढ़ोगे आप, 15, 16, 19, 29, 30। और 15, 16 में क्या है? सरकारी नौकरी। 16 भाई 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेंगे। और जब पटवारी का वैकेंसी निकला तो बेटा ये भारतीय नागरिकों के लिए, तू भारतीय नागरिक नहीं है, तेरा भारतीय नागरिकता रद्द हो चुकी है, अब तू पटवारी नहीं बन सकता ना। तो मतलब ये है कि भाग 3 का हमारा संविधान न सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं। अब समारू बैठा बैठा अमेरिका से मौलिक अधिकार क्लेम नहीं कर सकता, जैसे समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। समारू हनीमून मनाने बस्तर आ रहा है, जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, आगे हवा भी बना हमारा ऊपर, ये सीमा है, इसके ऊपर की हवा हमारी है, आ गया, वहीं से उसका मौलिक अधिकार एक्टिव हो गया। अमेरिका में नहीं है बैठे बैठे, यहाँ आया एक्टिव हो गया, चाहे लैंड कर जाए चाहे हवा में भी रहे, एक्टिव हो गया वो मौलिक अधिकार। अब मान लो फ्लाइट में ऊपर हवा में कोई पक्षपात करता है, यू अमेरिकन तुम मेरे भारत कैसे आया, तो क्या हुआ? समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया है ना। समान ट्रीटमेंट मेरे से नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकार मुझे भी है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, आके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है वो ना। तो ये इस प्रकार से आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। पहला कौन सा? समानता का अधिकार। पहला समानता, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे प्रकार का शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ना, अगेंस्ट। इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भैया, इसमें बोला शोषण के अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और उल्टा हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है आपका क्या?
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यकों की बात है, बाद में डिटेल समझोगे। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस प्रकार के अधिकार पढ़ेंगे आप, ठीक। तो विल कंटिन्यू टुमारो संविधान। अब आप थोड़ा संविधान के दूसरे एंगल में पहुंचूंगा। शनिवार तक आप इसी मोड में रहोगे, आपको समझना है बस। उसके बाद एक एक टॉपिक वाइज मैं शुरू करूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।